स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल कूलम्स लॉ के। कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्चुअल में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस। जो न्यूमेरिकली क्वेश्चंस होंगे वो सारे करूंगा मैं, थियोरेटिकल वाले एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्सेस होती हैं विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। जैसे आपके पास ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दो मासेस हैं m1 m2, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये कौन सी हो गई? सेंट्रल फोर्स। इसी तरह दो चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, तो ये क्या हो गई? सेंट्रल फोर्स। सो सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। सेकंड, what is the relevance of large value of dielectric constant for water? It makes water a polar solvent. polar solvent का मतलब क्या हुआ? F नॉट बाई एफ एम कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब फोर्स इन मीडियम क्या हो गया? फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वाटर में जो फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो फोर्स वीक होगी एज कंपेयर टू व्हेन दे वर इन एयर। तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो इट मेक्स वाटर अ पोलर सॉल्वेंट, इजीली मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। अगला, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेडियस। चाहे आप नेगेटिव चार्ज दो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो, सोप बबल का रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे आप नेगेटिव चार्ज दो, रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा। इसका प्रूफ चैप्टर 2 में करेंगे। बट अभी आप ये याद रखो कि सपोज एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हो या आप इसको नेगेटिव चार्ज देते हो, कोई भी चार्ज अगर देते हो तो इसमें हर सेक्शन बाकी सारे सेक्शंस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जैसे सपोज एक स्फीयर है, इसको मैंने पूरे को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहां का जो सेक्शन होगा ये बाकी सबको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये सेक्शन बाकी सबको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये सेक्शन बाकी सबको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो एवरी पार्ट इज रिपेलिंग एवरी अदर पार्ट। तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिपल्जन से उसका रेडियस, उसका साइज स्लाइटली इंक्रीज होगा ही होगा। चैप्टर 2 में डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सप्रेशंस भी निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जरा रीजन सुनो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो ध्यान दो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नॉट बाय एफ एम। होता है कि नहीं होता? एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ई नॉट बाय ई एम भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? ई नॉट बाय जीरो, मतलब इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स के लिए यानी कंडक्टर्स के लिए वैल्यू क्या होगी उसकी? इंफिनिटी। फिफ्थ, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटी का मतलब क्या हुआ? एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1। कैसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम एयर ही बोल रहा हूं, तो एयर बाय एयर कट के कितना आया? 1। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज किसका 1 हुआ? एयर की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, तो यानी इसका वो परमिटिविटी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नो वरीज। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, टू चार्जेस आर सच दैट Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ? दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में फोर्स क्या हो जाएगी? रिपल्सिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? रिपल्सिव। हाउ डज the force between two charges changes if the dielectric constant of the medium in which they are placed increases? Fm is F naught by dielectric constant. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सो फोर्स डिक्रीजेस। 8th, what is in a medium the force of attraction between 2 point charges d distance apart is F.
what distance apart should these be kept in the same medium so that the force becomes 3f and f by 3? मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका होता है वो देखिए. पहले आपने डिस्टेंस रखा एयर में इन अ मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज f, तो f हो गया k q1 q2 by r square. फर्स्ट पार्ट में नया डिस्टेंस निकालना है, फोर्स बिकम्स 3f, तो 3f k q1 q2 by r dash का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो. 1/3 इज इक्वल टू k q1 q2 कट गया, r dash का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो r dash कितना हो गया r/3, r/√3. डिस्टेंस कितना हो गया 1/√3 टाइम्स. ठीक है. अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसमें बोला f/3, तो f/3 इज k q1 q2 by r1 बोल दे, r2 बोल देता हूं, r2 का स्क्वायर. अब डिवाइड करो फर्स्ट एंड थर्ड को, f अपॉन f/3, k q1 q2 कैंसिल, k q1 q2 कैंसिल, आपके पास आया r2 स्क्वायर बाय r स्क्वायर. सो आपके पास आ गया r2 इज इक्वल टू r√3. सो बाद में डिस्टेंस कितना होगा r√3, सेकेंड पार्ट का. समझ में आ गया? इजी है ये. आ जाते हैं नाइन्थ पे. प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो ये थियोरेटिकल प्रूफ हो गया, मैथमेटिकली भी कर सकते हो किसी एग्जाम्पल के थ्रू, बट थियोरेटिकली कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? जैसे सपोज आपने बिट्स ऑफ पेपर रखे छोटे छोटे और आपने कोम क्या हो गई, चार्ज हो गई. चार्ज होने के बाद जब आप उसको पास लाओगे तो वो पेपर पीसेस को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी जो लग रही है वो पेपर को रोक के रख रही है, उसके अगेंस्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर लिया. इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में. ठीक है. सो वही एग्जांपल लिखा है, अ रब्ड कॉम्ब कैन अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अगेंस्ट ग्रेविटी व्हिच प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. 10th, an attractive force of 10 Newton is acting between the two charges, itna and itna, placed at some distance. If the charges are mutually touched and placed again at same distance, what will be the new force? आपके पास -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम है. जब आप टच करोगे तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगी इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग उनके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो एक +2 है, दूसरा -2 है, तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज कितना हो गया, 0. सो दोनों के पास कितना कितना चार्ज आ गया, 0 और 0. जब दोनों न्यूट्रल हो गए तो दोनों के बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी हो जाएगी, 0. क्लियर. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. 11th, does an electric charge experience a force due to the field that a charge itself produces? अपने ऊपर कोई चार्ज फोर्स लगाएगा नहीं, पड़ोसी पे लगाएगा. ठीक है. एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है. नेक्स्ट, 2 point electric charges of unknown magnitude and sign are placed at a distance apart. The electric field intensity is 0 at a point not between the charges but on the line joining them. ये मैं बोल रहा था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लाइन जॉइनिंग देम पे तो होगा बट नॉट बिटवीन, बीच में नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट साइड में होगा. कब होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होती है? नंबर 1, दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, अनइक्वल, डिफरेंट साइन के. अगर बिटवीन में चाहिए तो इक्वल साइन के, और साइड में चाहिए तो क्या होता है, अनइक्वल साइन. एक होगा पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव. वन चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, द अदर मस्ट बी नेगेटिव. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव. एक एसेंशियल कंडीशन ये हो गई, चार्जेस मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट नेचर. दूसरा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए. मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है ऑपोजिट चार्जेस का तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. जैसे डायपोल मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में एक्सप्लेन किया था. सो डायपोल के लिए कोई भी, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज के लिए कोई भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, अब सेम साइन है तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, मिडल में आएगा, बट ऑपोजिट साइन है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, नल पॉइंट नहीं आएगा. सो एसेंशियल कंडीशंस दो हो गई, एक चार्जेस मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन और दूसरा मस्ट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. क्लियर. यही दो बातें बोली हैं. टू एसेंशियल कंडीशंस, द टू चार्जेस मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन, द टू चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं. Two electrically charged particles having charges of different magnitude when placed at a distance d from each other experience a force. कहां गया?
experience of force of attraction F. These two particles are put in contact and again placed at some distance apart from each other. What is the nature of new force? Opposite charge है, एक opposite sign है, एक positive है, एक negative है. जब आप टच करोगे तो क्या होगा? शेयरिंग होगी, इक्वल चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज आएगा, तो बाद में फोर्स क्या हो जाएगी दोनों के बीच में? रिपल्सिव. क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज तो रिड्यूस हो जाएगा ना. ओवरऑल चार्ज मतलब वैल्यू वाइज तो रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट तो रिड्यूस हो जाएगा. पहले लेट्स सपोज एक है +10 दूसरा है -6, एक है +10 दूसरा है -6, चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा? 60. जब आपने दोनों को पप्पी करा दी तो दोनों के पास टोटल चार्ज कितना आया? 4. 2 एक के पास, 2 एक के पास, प्रोडक्ट कितना हो गया? 4. 2 into 2 मतलब प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा ना वैल्यू वाइज, तो फोर्स क्या हो जाएगी? वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगी. अगर दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? दो चार्जेस हैं ऑपोजिट साइन के. ऑपोजिट साइन के जब आप टच करोगे तो शेयरिंग होगी. जब शेयरिंग होगी तो थोड़ा चार्ज तो ओवरऑल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ना, प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट होके ओवरऑल चार्ज कम हो जाएगा. वैल्यू वाइज ओवरऑल चार्ज वैल्यू वाइज रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वैल्यू वाइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो प्रोडक्ट रिड्यूस हो गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बट फोर्स क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव की जगह क्या बन जाएगी? रिपल्सिव. तो आपको बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू फोर्स? ऑब्वियसली रिपल्सिव, क्योंकि दोनों में सिमिलर चार्ज आ जाएगा. इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम नाउ मोर और लेस देन एफ? इट विल बी लेस देन एफ. ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगी. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14-15, ये दो लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बताया था, एक होता है स्टैट कूलम, इसको ईएसयू भी बोलते हैं, और वैल्यू क्या होती है? 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या ईएसयू. दूसरा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये लर्न करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसका शॉर्ट है ईएमयू. 1 ईएमयू होता है 10 कूलम्स. ये लर्न करनी है वैल्यू. नेक्स्ट, व्हाट डज द रेशियो ऑफ ke² GME/MP सिग्निफाई? काम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. व्हाट इज द रेशियो ke² GME/MP? ke² GME/MP ऊपर नीचे अगर मैं r² से डिवाइड करूं GME/MP बाय r², तो आप इसको लिख सकते हो k चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r² डिवाइडेड बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r². तो ये रेशियो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से. और जब आप इनकी वैल्यू डालते हो तो ये अप्रोक्स 10⁻40 के आसपास वैल्यू आ जाएगी. जब आप इसकी वैल्यू डालोगे 10⁻38, 39, 40 यही वैल्यू आती है. Which shows that electrostatic forces are much stronger than gravitational forces. This signifies this ratio is very large value, which shows electrostatic force between an electron and proton is around 10⁻40 times stronger than the gravitational force between electron and proton. Clear ये बात? समझ में आ गई? 16 तक किसी ने कोई दोबारा पूछना हो तो प्लीज बोलिए. ऑनलाइन किसी ने कॉन्सेप्चुअल कोई दोबारा पूछना हो? चलिए आगे. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. A metallic spherical shell has an inner radius r1 and outer radius r2. एक शेल है, जैसे पोलो होती है मिंट विद द होल. एक है इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2. Charge capital Q is placed at the center of the spherical cavity. कैपिटल Q चार्ज आपने यहां पे प्लेस कर दिया. इंड्यूस चार्जेस आएंगे, यहां पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव और यहां इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव. बाहर हो जाएगा +Q, अंदर हो जाएगा -Q. आगे क्या बोला? व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर स्फीयर? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया -Q/4πr1². और आउटर में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? +Q/4πr2². आ गई बात समझ? चार्ज अपॉन एरिया. क्लियर सबको? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन देम एज, कौन सा होगा बताओ? फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फोर्स मस्ट डिक्रीज। ऑप्शन हो गई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, two charges 1 and 4 are situated at distance in air, the ratio of the forces acting on them, first second पे कितना लगाएगा? सेम फोर्स सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होगा, डायरेक्शन भी इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट सेकंड को रिपेल कर रहा है, सेकंड फर्स्ट को रिपेल कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल हमेशा। आंसर होगा 1:1। क्या ये क्लियर है? अगला, चार्ज Q is placed at the center of the line joining two charges capital Q and capital Q. चार्ज कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, स्मॉल q आपने मिड पॉइंट पे रख दिया, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। करा हुआ क्वेश्चन है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी इक्विलिब्रियम है, विच इज ऑलवेज द केस। प्लस Q अगर रिपेल करेगा, ये प्लस Q भी रिपेल करेगा, ये प्लस Q अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस Q भी अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, कैपिटल Q का अगर आप इक्विलिब्रियम देखो, कैपिटल Q, ये डिस्टेंस मान लिया 2d, ये डिस्टेंस हो गया d। कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम के लिए ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q को क्या करेगा? रिपेल, के क्यू स्क्वायर बाई 2d का स्क्वायर, प्लस स्मॉल q कैपिटल Q को क्या करेगा? पता नहीं, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। टोटल सम कितना हो गया? 0। एनी प्रॉब्लम? के क्यू बाई डी स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा q बाई 4 प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0। रिजल्ट आया स्मॉल q इज माइनस q बाय 4। ये रिश्ता निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्मॉल पॉइंट मास। ये आया बढ़िया क्वेश्चन, लगाओगे दिमाग? लगाइए, आपके पास 3-4 मिनट है, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए प्लीज। सामने ध्यान दीजिए, टाइम दूंगा इसको लिखने का, प्लीज ध्यान से देखिए। आपको बोला अ स्मॉल पॉइंट मास m of charge Q is constrained to move inside a narrow frictionless cylinder. At the base of a cylinder is a point mass of charge capital Q having the same size, same sign as small q. Okay, so ये ऐसी सिचुएशन है, बेस ऑफ द सिलेंडर पे आपने कैपिटल Q चार्ज रख दिया, प्लस मान लिया, और ऊपर आपके पास है, ऊपर आपके पास है स्मॉल q चार्ज। ये है स्मॉल q, इसका वजन नीचे एक्ट करेगा, दोनों की रिपल्सिव फोर्स ऊपर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एट इक्विलिब्रियम आपके पास कंडीशन हो गई, डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, यस y नॉट, दोनों के बीच में y नॉट डिस्टेंस है। एट इक्विलिब्रियम के क्यू क्यू बाय y नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वेट के। ये पहली इक्वेशन, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आपने क्या किया, आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज करते हो एंड इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। खुद सोचो, आप इसको थोड़ा सा पास लेकर आओगे तो इसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, छोड़ दोगे तो ये ऊपर वापस भागेगा कि नहीं भागेगा? सो व्हेन स्मॉल q is displaced slightly towards capital Q, तो सिचुएशन ऐसी बनी। मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूं। ये कैपिटल Q था, अब स्मॉल q को आप पास ले आए, पहले स्मॉल q यहां था, y नॉट पहले डिस्टेंस था, अब y डिस्टेंस नीचे लेकर आ गए, अब दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? y नॉट माइनस y। यस और नो? मतलब अब फोर्सेस का क्या सिचुएशन होगा? वेट अभी भी नीचे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स होगी न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस वेट, न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस वेट, राइट? व्हाट इज न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट इज k क्यू क्यू बाई डिस्टेंस y नॉट माइनस y का स्क्वायर माइनस mg, राइट? mg की वैल्यू ये रही,
इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करो, के क्यू क्यू बाई वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई वाई नॉट का स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया mg की वैल्यू, इस इक्वेशन से इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। कॉमन लीजिए, के क्यू क्यू कॉमन, 1 बाय वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई नॉट का स्क्वायर। वाई नॉट का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर, या गया 1 अपॉन 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? या एक मिनट रुक जाओ, यहां तक बात समझ में आ गई? इस स्टेप तक कोई डाउट है? पक्का? श्योर? ओके। अब क्या काम करो, एलसीएम ले लो पहले। के क्यू क्यू वाई नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर। नो वरीज? पक्का? अगले पेज पे ले जाता हूं। के क्यू क्यू, दोबारा लिख रहा हूं उस एक्सप्रेशन को, के क्यू क्यू वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्क्वायर माइनस वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई नॉट स्क्वायर इंटू वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में बेटा ब्रैकेट खोलो, के क्यू क्यू वाई नॉट स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y वाई नॉट डिवाइडेड बाय वाई नॉट स्क्वायर वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर। वाई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, मानते हो बेटा? कोई दिक्कत किसी को? एवरीवन श्योर? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, y को छोटा मानना है, y को छोटा मानना है, तो आप क्या करो, y square, since if y is very small, अगर y बहुत छोटा होगा, y नॉट माइनस वाई को क्या ले लोगे? y ले लोगे, एंड y स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि छोटी चीज का स्क्वायर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास फोर्स अप्रोक्सीमेट कितनी आई? के क्यू क्यू माइनस वाई स्क्वायर नेग्लेक्टेड, बचा 2y वाई नॉट डिवाइडेड बाय वाई नॉट की पावर 4। वाई नॉट की पावर 4 कट गई, यह आ गया के क्यू क्यू इंटू 2y अपॉन वाई नॉट का क्यूब। तो फोर्स का ओवरऑल एक्सप्रेशन कितना बना? फोर्स का एक्सप्रेशन आया 2k क्यू क्यू अपॉन वाई नॉट का क्यूब इंटू वाई। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड इन द डायरेक्शन of mean position, therefore simple harmonic motion होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के बाद ये क्या हो जाता है? स्प्रिंग फैक्टर, याद है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू वाई में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग फैक्टर। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर m डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर 2k क्यू क्यू बाय वाई नॉट का क्यूब। k की वैल्यू डाल दो, 2 पाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m वाई नॉट का क्यूब अपॉन 2 क्यू क्यू। इसको अंदर ले जाओ, ये 2 4 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m वाई नॉट का क्यूब अपॉन क्यू क्यू। ये आ गया टाइम पीरियड। एक एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का एक और एक्सप्रेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस एम जी की टर्म्स में, के क्यू क्यू नॉट अपॉन वाई नॉट का स्क्वायर एम जी के इक्वल है। इसका दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों आंसर्स ठीक है, क्योंकि प्रूविंग नहीं बोली तो हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन था 2 पाई रूट एम वाई नॉट का क्यूब अपॉन 2k क्यू क्यू। अब आपके पास के क्यू क्यू बाय वाई नॉट का स्क्वायर है एम जी के इक्वल, के क्यू क्यू एम जी वाई नॉट के स्क्वायर के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन सब्सटीट्यूट करूं, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एम वाई नॉट का क्यूब अपॉन एम जी वाई नॉट का स्क्वायर। वाई नॉट का स्क्वायर कट गया,
m से m कट गया, अंडर रूट ऑफ 4π², मैंने 2 मिस कर दिया ना, 2 अंडर रूट ऑफ 4π² y0/2g, ये भी एक्सप्रेशन हो गया। या फिर 2π√y0/2g, 2π√y0/2g, ये दो एक्सप्रेशंस आ गए, दोनों में से दोनों आंसर ठीक है, डिपेंडिंग अगर बाई चांस ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, किस फॉर्मेट में रिजल्ट दिया है, उस फॉर्मेट में आपको सॉल्विंग करनी होगी। लॉजिकली समझ में आ गया? प्लीज इसको अपने हाथ से करिए, दोबारा निकाल देता हूं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π बाई टाइम होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या निकालना है। आपको बोल रहा है फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π बाई टी होता है, ओमेगा होता है 2π बाई टी। तो एक काम करो, फिर इसको रीअरेंज करो और ये इसकी वैल्यू डाल दो, ये आ गया अंडर रूट ऑफ QQ बाय 2π एप्सिलॉन नॉट my0 का क्यूब। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया √2g बाय y0। ठीक है, टाइम पीरियड निकल गया, सब कुछ निकल सकता है। यहां तक लॉजिक समझ में आ गया? अपने हाथ से करिए, कोई इसका पॉइंटर नहीं क्लियर है तो अभी पूछिए। और देखिए, इसी को करने के दो और तरीके बता रहा हूं, सामने देखो। अगर मैं इसमें सॉल्विंग कर रहा था, प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान देंगे। ये एक्सप्रेशंस को मैं वहां ले जाता हूं और फिर जो डिलीशन करना है वो कर लेते हैं। अगले पेज पे इसको ले जाते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, लिखना नहीं प्लीज, लिखना नहीं प्लीज। ये आपका अभी मैंने किया ये वाला मेथड, अब हम कर रहे हैं एक और मेथड 2, फिर करेंगे मेथड 3। यहां तक बिल्कुल सेम, इधर तक बिल्कुल सेम चलेगा, ये सेक्शन बिल्कुल सेम चलेगा, ये सेक्शन बिल्कुल सेम चलेगा। चेंज कैलकुलेशन का चेंज इसके बाद से आएगा, हटा, कैलकुलेशन का चेंज इसके बाद से आएगा। इसके बाद से आप क्या चेंजेस ला सकते हो, ध्यान दो। सॉल्विंग में क्या चेंजेस ला सकते हो? KQQ कॉमन ले लो, y0 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/y0 माइनस y0 स्क्वायर कॉमन लूंगा, ये हो गया 1 माइनस y बाय y0 का स्क्वायर -1। मानते हो? मानते हो? इसको ले जाओ ऊपर, KQQ अपॉन y0 का स्क्वायर, ये हुआ 1 माइनस y बाय y0 की पावर -2 -1। यस और नो? इस पे अप्लाई करो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि आपने ये छोटा लेना है। अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x टू पावर n को 1 प्लस nx। सो ये फोर्स हो गई KQQ बाय y0 का स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y बाय y0 -1। 1 से 1 कट गया, आ गई उसी एक्सप्रेशन पे। सो एलसीएम लेके ब्रैकेट खोलने की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गई 2KQQ y बाय y0 का क्यूब। आगे सेम प्रोसेस जो पिछला किया। अच्छा, पिछले में एक छोटी सी मिसप्रिंट हुई, ये लिखते वक्त ये y0 लिया मैंने, वही है, ये y0 है। अब इधर आओ, ये दूसरा मेथड समझ में आ गया। एक तीसरा मेथड देखो, मेथड 3। तीसरे मेथड पे तवज्जो दीजिए, तीसरे मेथड पे तवज्जो दीजिए। यहां तक ये स्टेप्स बिल्कुल सेम, नो चेंज। ये स्टेप्स में कोई चेंज नहीं। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। mg नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma।
ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी कि नहीं बनेगी? ऊपर गया, अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? के क्यू क्यू बाय वाई नॉट माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। कोई दिक्कत? अब के क्यू क्यू को आप एम जी इंटू वाई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। के क्यू क्यू को एम जी इंटू वाई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। एम जी इंटू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन वाई नॉट माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। मास से मास उड़ा दो, वाई नॉट स्क्वायर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आओ। 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू ए। एनी प्रॉब्लम? जी कॉमन, 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट की पावर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू ए। यही होता है। अब पावर इसमें अप्लाई करो बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल जैसे पिछले में एक्सप्लेन किया था, g टाइम्स 1 प्लस 2 वाई बाय वाई नॉट माइनस 1 इक्वल टू एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, 2y, एक्सेलरेशन आ गया 2g वाई बाय वाई नॉट। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन, देयरफॉर एसएचएम लेगा। अब एसएचएम में, इन एसएचएम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया 2g बाय वाई नॉट, ओमेगा हो गया √2g बाय वाई नॉट। हमें ओमेगा निकालना था, आंसर आ गया, खत्म। ओमेगा आ गया √2g बाय वाई नॉट, वही निकाला था उधर। सो जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपकी कॉल है। देखो सबसे स्टैंडर्ड सबसे इजी मेथड है फोर्स निकालो, सीधा सीधा काम होता है, बाकी आपकी चॉइस है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बनाते हो? एक्सेलरेशन को लिखते हो m इंटू d2y बाई dt2। सो m इंटू d2y बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। उससे कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, पर वो भी सॉल्व करके अल्टीमेटली यही चीज बनती है। समझ में आ गए मेथड्स? तो इनको घर पे लिख लेना, लॉजिकली क्लियर है सारे। फर्स्ट मेथड तो सबको क्लियर है अच्छे से, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं Q2 और Q3, आपने y एक्सिस पे फिक्स कर दिए। Q2 एंड Q3 आपने y एक्सिस पे फिक्स कर दिए। Exert a net electric force in the positive x direction on the charge Q1 fixed along the x axis। ठीक है जी, यहां पे फिक्स किया है, यहां पे फिक्स किया है। चार्ज है exert an electric force in the positive x direction on the charge Q1। इस पे फोर्स इधर लग रही है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी चार्ज इसे क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी रिजल्टेंट इस तरफ आया। मतलब ये Q2 Q3 अगर पॉजिटिव है तो Q1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ओके, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज एडेड एट x इक्वल टू 0, आपने एक पॉजिटिव चार्ज को x इक्वल टू 0 पे ऐड कर दिया, यहां पे एक प्लस q जोड़ दिया, तो ये प्लस q भी एडिशनल फोर्स लगाने लगेगा, वो भी अट्रैक्टिव होगी। मानते हो कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन करते जाओ तो ओवरऑल फोर्स बढ़ जाएगी। कहां बढ़ जाएगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओवरऑल फोर्स बढ़ जाएगी। कहां? ओरिजिन पे नहीं लिखा, सॉरी, प्लस क्यू को आपने यहां ओरिजिन पे नहीं रखा, कहीं और रखा। जो भी रखा अट्रैक्ट तो वो करेगा ही, ठीक है। तो क्या होगा? द फोर्स ऑन Q1 क्या होगा? शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस और नो? डिक्रीज नहीं होगा। शैल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। शैल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला। ए ऑप्शन इजी है। स्टेप बनाओ और उसको इंटरप्रेट करते रहो, गलती कभी नहीं होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रीजन असर्शन पे। 23 था ये, 24 से 24 क्या कह रहा है?
is if there exists a Coulomb attraction between the bodies, both of them may not be charged. हाँ भाई, Coulomb attraction है, जरूरी नहीं है दोनों charged हो. ठीक है? Assertion is true. In Coulomb attraction, two bodies are oppositely charged. Reason गलत, same भी हो सकती है. 25th, the force with which the two charges attract or repel each other are not affected by the presence of third charge. बिल्कुल ठीक है. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि तीसरा चार्ज कौन सा है. हाँ, रिजल्टेंट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, रिजल्टेंट पे फर्क पड़ेगा, बट आपस की फोर्स तो उतनी रहेगी. सो assertion is true. Force on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. बिल्कुल सही, बट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, क्योंकि आपस का फोर्स है, उसका इससे क्या मतलब है कि रिजल्टेंट होता है. ठीक है, तो A and R both are true, but R is not the correct explanation. 26. The Coulomb's force is the dominating force in nature. नहीं, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स. सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स. कूलम नहीं होती. डोमिनेटिंग फोर्स का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज. वैसे डोमिनेटिंग का मतलब हो गया, डोमिनेटिंग का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा वाइडली यू है कौन सी, तो वो ग्रेविटेशनल बोल सकते हो. डिपेंड करता है डोमिनेटिंग इन व्हाट कैटेगरी. डोमिनेटिंग इन द रेंज और डोमिनेटिंग इन द वैल्यू. सो डोमिनेटिंग इन द वैल्यू कौन सा होगा? न्यूक्लियर. डोमिनेटिंग इन द रेंज कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल. यूनिवर्स में बोला है तो ग्रेविटेशन होगा, क्योंकि बड़े साइज की बात कर रहा है. ठीक है. द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. गलत. असर्शन रीजन दोनों फॉल्स. 27. रेंज ऑफ कूलम्स लॉ इज फोर्स इज इनफाइनाइट. गलत. अप टू फ्यू किलोमीटर्स वैलिड रहती है कूलम्स फोर्स. ठीक है. एंड रीजन, कूलम्स फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स. टू चार्ज्ड पार्टिकल. कूलम्स लॉ, रेंज ऑफ इनफाइनाइट. रेंज इज इनफाइनाइट. सही भी बोल सकते हो, गलत भी बोल सकते हो. अप टू फ्यू किलोमीटर्स तो ठीक है, पर वो फ्यू किलोमीटर्स के बाद नेग्लिजिबल हो जाती है. पर होगी तो सही. नेग्लिजिबल है पर है तो सही. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहां पे ये लिखा कि R इतने के बाद जीरो हो गई. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज है, उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब वो एक डिस्टेंस के बाद जाके कम हो जाती है, नेग्लेक्ट कर देते हो, बट होती तो है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, रेंज उसकी क्या होगी? चलती जाएगी, इनफाइनाइट होगी. पर हम ये बोल देते हैं ना कि बॉडी को हमने फेंका तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर चली गई, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके हम क्या ले लेते हैं? नेग्लिजिबल होगी. पर होगी तो रेंज तो होगी. तो वैसे अगर कायदे से बोलूं कि वो अप्रिशिएबल फोर्स कब तक होगी, तो वो होगी अप टू फ्यू किलोमीटर्स. उसकी जो रेंज बोलोगे वो अप टू फ्यू किलोमीटर्स बोलोगे. तो ये डाइसी क्वेश्चन है, इसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है. पेपर में आएगा तो स्पेसिफिकली बोलेगा कि वो वैल्यू वाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है. कूलम्स फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स. बिल्कुल सही है. तो आर तो ट्रू है, ए डाइसी है. ठीक है. तो ये थे आपके सारे कॉन्सेप्चुअल्स. आपको करने क्या है, इनको अच्छे से एक बार दोबारा करिए. स्पेसिफिकली सॉल्विंग वाले जो 2-3 क्वेश्चंस थे उनको करिए. कोई डाउट हो तो क्लास में पूछिए.